बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की कि मैं आपको बताऊंगा कि इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स क्या है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, जिस्म के कौन कौन से हिस्से हैं जो कि इन्वॉल्व हैं और वो फिर कैसे काम करते हैं, उनका आपस में तल्लक कैसा है। जब आप इसको थोड़ा सा टॉपिक ज़रा मुश्किल है, ज़रा गौर से सुनेंगे, लेकिन आखिर में आपको इसकी हर इसरार और रमूज जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के साथ रिलेटेड है, ना सिर्फ वो समझ आ जाएगा बल्कि एजैकुलेशन के साथ रिलेटेड तमाम बीमारियों के मतलब आपको आगाही मिल जाएगी। जैसे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन तो है ही है, सूरतुल इंजाल। कुछ लोगों को इंजाल बहुत लेट होता है, रिटार्टेड इजैकुलेशन, ये भी पता चल जाएगा। फिर कुछ लोगों को इंजाल होता ही नहीं है, एन इजैकुलेशन, इसकी वजह भी पता चल जाएगी। फिर कुछ लोगों को एनहेडोनिक इजैकुलेशन होता है कि उनको मज़ा ही नहीं आता, तो आपको वो बात भी समझ आ जाएगी। यानी कि इजैकुलेशन के साथ रिलेटेड तमाम चीज़ें वो आपकी समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए अगर आप थोड़ा गौर करके देख के समझ जाएंगे तो फिर आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अभी मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ दिखा रहा हूँ जिसमें तमाम जो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं वो उसकी तस्वीर हैं। ये देखें, ये आपको इसमें नज़र आ रहा है नफ्स, ये बहुत अहम है। ये देखें यहाँ इस वक्त तो बेचारा ये सोया हुआ लटका हुआ जैसे कोई शर्मिंदा होता है, जैसे कोई मुजरम सर झुका के खड़ा है। जब ये तन तन आता है तो फिर उस वक्त इसकी खैर और ग्रेस होती है। फिर नफ्स के पीछे कपूरे हैं, ठीक है, ये भी आपको नज़र आ रहे हैं। कपूरों के साथ साथ देखें इसके ऊपर से एक बारीक सी नाली ऊपर जा रही और वो जाके ऊपर एक स्ट्रक्चर में जाके खुल रही, आप देख रहे हैं। यानी कि कपूरे हैं, कपूरों के साथ ही ये ऊपर जा रही है, ये ठीक हो गया। तो फिर आपको एक ट्रायंगुलर शेप त्रिकोण नुमा एक चीज़ नज़र आ रही है, हॉलो सी, ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसे मसाना कहते हैं। और मसाने के ज़रा पीछे देखें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको खजूर की तरह का, ये सेमिनल वेजिकल है। ये इसकी आपको फोटो में बाद में भी दिखाऊंगा, सामने से भी। ये इसको मनी की थैलियां कहते हैं। और ब्लैडर के नीचे आपको वो प्रोस्टेट की शक्ल नजर आएगी। अभी मैं आपको सामने से भी दिखाऊंगा यही फोटो, ये साइड से है। फिर वही जो यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से पेशाब की नाली निकल के प्रोस्टेट में से होती हुई नफ्स में आती है और वो फिर बाहर निकल जाती है। ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब मैं आपको एक और फोटोग्राफ भी दिखाता हूँ जिसमें ये चीज़ें सामने से नज़र आ जाएंगी, तो आपके कंसेप्ट जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। ये देख, ये ऊपर जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है और उसके नीचे ये आपने बेबी सा स्ट्रक्चर है, ये सेमिनल वेजिकल है जो कि जहाँ पर इसमें मनी की थैलियाँ हैं। उसके नीचे आप देखें ये प्रोस्टेट है। ब्लैडर से होती हुई यूरिथ्रा इसमें आ जाती है और फिर वो नफ्स के ज़रिए वो बाहर निकल जाती है। आपके ज़हन में ये स्ट्रक्चर आ गए हैं सारे कि ये कैसे काम करते हैं। अब मनी जो है ये कैसे बनती है, कहाँ से जाती है और कहाँ से आती है। सबसे पहले उसका कुछ हिस्सा कपूरों से जाएगा और वो जाके मिल जाएगा सेमिनल वेजिकल में, मनी की थैलियों में। कुछ मनी का हिस्सा आएगा प्रोस्टेट में से, ये आपस में मिल जाएंगे और वो फिर यूरिथ्रा पेशाब की नाली में चले जाते हैं और फिर वहाँ से वो बाहर चले जाते हैं। अभी हमने इसके उन स्ट्रक्चर को सिर्फ ये देखा है। अब हमने ये देखना है कि इन स्ट्रक्चर को हम उधेड़ के देखेंगे
कि ये हैं क्या और इनकी कैसी ये कैसे काम करते हैं और जो नर्व्स हैं वो कैसे काम करती हैं। तो जनाब इसे पहचानते हैं, ये क्या है? मेरा ख्याल आप नहीं पहचान पा रहे। इसे पहचानते हैं? हाँ, इसे तो आप पहचानते हैं। ये नफ्स है। ये देखें, इसके ऊपर इसकी हमने टोपी है और एक डंडा सा है, ठीक है। हमने ये टोपी वगैरह इनको सबको रेट दिया आपको। ये देखिए एक टोपी सी है, ये हमने उतार ली उससे, और इसके नीचे एक डंडी सी है, ये भी आप देख रहे हैं। तो इनके टेक्निकल नाम है, मैं आपको उलझाऊंगा नहीं इसमें। इसके पीछे ये 2 सिलेंडर है आपस में जुड़े हुए हैं, और जब टोपी इसके ऊपर फिट हो जाती है अपने डंडे के साथ, तो वो आपका नफ्स जो है वो मुकम्मल बन जाता है, जैसे कि हमने इसमें देखा, ठीक है। अब नफ्स को समझने के लिए एक बड़ी अहम बात है, ये मैं फोटो आपको दिखा क्यों रहा हूं। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि मैंने ये बताना है कि इसमें सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन से हैं। ये जो टोपी है और उसके नीचे जो बारीक डंडी है, इसको हम कार्पस पंजूजियम कहते हैं। ये सबसे सेंसिटिव है, यहां पर नर्व सबसे ज्यादा है। जब इन दोनों चीजों को टच किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा जो नर्व्स हैं वो आपके इजैकुलेटरी सेंटर दिमाग के अंदर जाती हैं। सो अगर कोई यहां रगड़ लगेगी, जितनी ज्यादा लगेगी उतनी जल्दी रिफ्लेक्स एक्टिव हो जाएगा और बंदा इंतकाल में चला जाएगा। और जबकि ये दो पीछे जो डंडे आपस में जुड़े हुए हैं, इसे कॉर्पस कोलोजम कहते हैं, ये कंपैरेटिवली उतने सेंसिटिव नहीं होते, कम होते हैं। और ख़ास तौर पे जो साइडें हैं इसकी मज़ीद कम सेंसिटिव होती है। अगर यहाँ खाली रगड़ लगाएंगे तो कम जो है नर्व इम्पल्सेस आपके ब्रेन सेंटर में जाएंगी, और नतीजा ये निकलेगा कि आप डिलेड यानी कि जल्दी इजैकुलेट नहीं होंगे। जैसे अब ये है, ये नफ्स तो नहीं है, ये एक बोतल है आपको समझाने के लिए कि ये टोपी है, ये बहुत सेंसिटिव है, ये उसकी साइड्स हैं, ये कम सेंसिटिव है। सो अगर यहाँ रगड़ लगाएंगे तो कम होगा, यहाँ ज़्यादा सेंसिटिव होगा, और यहाँ ये स्ट्रक्चर टोपी और वो डंडी वाला वो बहुत ज़्यादा सो ये सब बहुत सेंसिटिव है। सो नफ्स की कई जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हैं और कुछ कम सेंसिटिव है। सो इनके मतलब जो बताना था वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये है हम बाद में टेक्निक जो हम डेवलप करेंगे कि आप अपना टाइम कैसे बढ़ाएंगे, तो उसमें एक अहम बात ये भी आती है कि आप उन स्ट्रक्चर्स पे, उन जगहों पे, ज़्यादा एरियाज पे ज़्यादा फोकस करें जो कि कम सेंसिटिव है, और उनको अवॉइड करें जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है। सेक्स की भी वो पोजीशन अडॉप्ट करें जिसमें कम सेंसिटिव एरियाज को टच महसूस हो और दूसरों को अवॉइड हो जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है। सो ये आपको बातें आहिस्ता आहिस्ता वो क्लियर होती जाएंगी। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं उन नर्व्स के ऊपर। अब यहाँ से नर्व्स जो हैं वो ऊपर जाती हैं, आपके हराम मगज से ऊपर जाती हुई वो ब्रेन में 2-4 सेंटर्स हैं, उनके बड़े टेक्निकल नाम हैं, हम उनकी टेक्निकल नामों में नहीं पढ़ेंगे, हम उनको खाली इजैकुलेटरी सेंटर कह देते हैं। कि वो वहाँ पर जब यहाँ से पैगामात जो सेंसिटिव एरिया से रगड़ के बाद ऊपर पहुँचेंगे, वो ऊपर पहुँच जाएंगे। अब आप ये समझें कि वो जो इजैकुलेटरी सेंटर हैं ये एक बैटरी की तरह है। बैटरी में आहिस्ता आहिस्ता करंट जो है वो चार्ज हो रहा है, स्टोर हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब वो एक ख़ास लेवल पर पहुंच जाता है तो वहाँ से एकदम एक ट्रिगर, एक स्विच ऑन होता है, जो कि तारें नीचे आती हैं और वो जो इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स है उसे एकदम एक्टिव कर देता है, और वो आपका प्रोस्टेट, आपका सेमिनल वेजिकल, टेस्टिस, सब वहाँ से होता हुआ मनी बाहर निकल जाती हैं। तो असल बात ये है कि जो इजैकुलेटरी जो सेंटर है ये हर बंदे का एक दूसरे से फ़र्क है। यानी कि कुछ का इजैकुलेटरी जो सेंटर है वो समझें कि उनमें बड़ी थोड़ी सी कैपेसिटी है,
उनमें थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ती है तो वो एकदम एक्टिव होके ट्रिगर करता है, ट्रिगर करके वो जैकुलेशन कर देता है। ये वो लोग हैं जो कि पैदाइशी तौर पे जिनका टाइम अल्लाह ताला ने कम रखा है। कुछ लोग जो है उनका सेंटर जो है वो सेंसिटिव कम है, उनमें बहुत ज़्यादा करंट जाता है, वो रगड़ते रहते हैं बड़ी देर तक, उनका टाइम बढ़ जाता है और फिर वो जैकुलेट करते हैं जब वो। अब ये चीज़ जो है ना समझनी बड़ी ज़रूरी है कि जो ब्रेन है वो टाइम को नहीं फोकस करता। टाइम इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोगों के लिए है, ब्रेन के लिए ये है कि आप कितना करंट रगड़ लगा के दिमाग तक पहुंचाते हैं। आप रगड़ कहाँ लगाते हैं? सेंसिटिव एरिया पे लगाते हैं या कि नॉन सेंसिटिव एरिया पे लगाते हैं? तेज से लगाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लगाते हैं, कोई लुब्रिकेंट लगा के लगाते हैं, खुश्क लगाते हैं, ज़्यादा उसका फ़र्क होगा। सो अगर हम रगड़ को तरीके से लगाएं, स्लो तरीके से लगाएं, कम सेंसिटिव एरिया पे लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता लगाएं, लुब्रिकेशन लगा के लगाएं, तो टाइम आपका बढ़ जाएगा। बेशक आपका सेंटर जो है, ब्रेन का सेंटर है, वहाँ पर चाहे वहाँ पर गुंजाइश बेशक कम भी है, लेकिन अभी इसकी कॉम्प्लिकेशन समझ नहीं ख़त्म नहीं हुई। इसमें एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो कि थोड़ी समझनी बड़ी अहम है। ये जो हमारा एजैकुलेटरी सेंटर है, इसमें चार्ज तो इकट्ठा होता रहता है, लेकिन साथ साथ एजैकुलेटरी सेंटर में चार्ज लीक भी होता रहता है। मतलब जैसे एक छोटी सी बाल्टी हो, उसमें एक छोटा सा सुराख हो, तो आप ऊपर से टैप से पानी तेजी से भरें तो लीक तो होगा, लेकिन फिर भी बाल्टी भर जाएगी। यही हाल हमारे एजैकुलेटरी सेंटर का है कि जब अब आप रगड़ लगाना बंद कर देते हैं, यानी कि स्टिमुलेशन कम कर देते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से चार्ज लीक होना शुरू होता है, पानी निकलना शुरू होता है जैसे। तो फिर आप दोबारा रगड़ लगाते हैं तो फिर आप ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कैसे आप स्टॉप एंड स्टार्ट। जब आप ऊपर पहुंच गए, पहुंच के जब आप करीब पहुंचे, लबालब पहुंचना, अभी इससे पहले कि एजैकुलेशन का ऑर्डर मिले, ट्रिगर ऑन हो, आप रोक देते हैं, वो चार्ज लीक करके फिर वो नीचे आ जाता है, आप फिर रगड़ लगाना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका टाइम जो कि आपने तरीके से इस्तेमाल किया, यानी कि स्लो किया, इनसेंसिटिव जो कम सेंसिटिव जगह है वहाँ से लगाया, लुब्रिकेशन लगा के लगाया और फिर वहाँ जाके रुक गए, तो इसका मतलब कि अब आपके हाथ में कंट्रोल आ गया। तो ये कंट्रोल एक अलग चीज़ है, टाइमिंग की कैपेसिटी एक अलग चीज़ है, और इंसान का कंट्रोल होना एक और चीज़ है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपको कंट्रोल का भी आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगा स्टॉप एंड स्टार्ट जब टेक्निक आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम कंट्रोल हासिल करते हैं, और उसको रुक रुक के हम एक बंदा जिसमें जस्ट 1 मिनट या 1.5 मिनट की कैपेसिटी है, वो 10 मिनट्स तक कैसे पहुंच जाता है, ये चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। तो ये इसके अलावा हमने अब ये समझ आ गई कि जहाँ से एजैकुलेटरी रिफ्लेक्स जो है वो फिर नीचे आता है, नीचे आके जो मनी है वो अपने थैलियों से, प्रोस्टेट से पेशाब की नाली में पहुंचती है, फिर एक और सेंटर उसमें इन्वॉल्व होता है उसमें, फिर वो नीचे हमारे मसल्स हैं वो एकदम फड़कते हैं और मनी को बाहर निकाल देते हैं। जब तक के मनी कपूरों से, सेमिनल वेसिकल से और प्रोस्टेट से यूरिथ्रा तक पहुंचते हैं, इसे हम कहते हैं अमिशन। और जब वो कतरे गिर जाते हैं यूरिथ्रा में और फिर वो आप बाहर निकल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इजैकुलेशन। हमारे हिकमत में या हमारी उर्दू में इसका कोई नेम बदल लफ्ज़ नहीं है, मैंने बड़ी कोशिश की ढूंढने की, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि अमिशन एक अलहदा काम है, इसमें अलहदा सर्किट इन्वॉल्व है, और इजैकुलेशन जो है वो एक अलहदा टॉपिक है। अब होता ये है कि जब मनी आपकी पेशाब की नाली में आके गिरती है तो फिर आपके ऊपर एक ख़ास सी कैफियत पैदा होती है। वो कैफियत बताती है कि अब आप इजैकुलेट हुए के हुए, अब चाहे दुम पे खड़े हो जाएं, उल्टे खड़े हो जाएं, जो मर्जी हो जाए, जब वो इशारा मिल जाता है तो मनी ने निकल जाना है। इसका मतलब है कि अमिशन कंप्लीट हो गया
और इजैकुलेशन का सिग्नल आपको मिल गया। सो इन दोनों को आपने डिस्टिंक्शन कर लिया। अब इस डिस्टिंक्शन का फ़ायदा क्या है? जो ही आप पे एमिशन की फेज़ आती है तो आपके दिमाग में एक अजीब सा सुरूर आता है, मज़ा आना शुरू हो जाता है, कपूरे फड़कना शुरू हो जाते हैं, जिस्म में मज़ीद सेक्स करने की ख्वाहिश पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है एमिशन स्टार्ट है, यानी कि आपकी वो बाल्टी जो है वो लबालब भरने के करीब है, वो चार्ज आपका पूरे पूरे कैपेसिटी पे पास पास आ रहा है। तो अगर आपका टाइम कम है तो आप वहाँ रुक जाएं। जब आप रुक जाएंगे तो चार्ज लीक होता होता फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर आप दोबारा ऊपर लेके जाएं, फिर ले जाएं, फिर ऊपर आ जाएं, फिर नीचे जाएं। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो किस तरह आप एक कम कैपेसिटी होने के बावजूद अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, अपनी एहसासात को कंट्रोल करते हुए किस तरह अपने टाइम को बेहतर बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी। फिर आप इसको और आगे भी जा सकते हैं, फिर आप मल्टी ऑर्गेजमिक भी बन सकते हैं। क्या बिल्कुल ऑर्गेजम के यानी कि एमिशन के पास आके हल्का सा ऑर्गेजम, लेकिन इतना नहीं कि डिस्चार्ज हो जाए। एक दफ़ा वो आपको मज़ा आएगा इजैकुलेशन का, सॉरी ऑर्गेजम का, मज़े का। फिर एमिशन का मज़ा आएगा, फिर आप रुक जाते हैं, फिर आपको एक हल्का सा सुरूर आएगा, आप 2 4 6 दफ़ा करते हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि मर्द जो है वो ख्वाबों में सोचता है कि औरत तो कई दफ़ा ऑर्गेज़म में जा सकती है, हम क्यों नहीं जा सकते? हम तो एक दफ़ा जाते हैं और बैठ जाते हैं। कोई जवान होता है वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा कर लेता है बाद में। लेकिन जब आपको इतना कंट्रोल हासिल हो जाए कि एमिशन के पास आके रुकने की आपको पता चल जाए कि इस टाइम पे हमने रुकना है, तो आप मल्टी ऑर्गेजमिक पर्सन बन जाते हैं, जो दुनिया में बहुत कम है, जिसकी औरत को इस हद तक आपका नशा लग जाता है कि वो दुनिया में किसी और बंदे के पास नहीं जाएगी। ये आपका कंट्रोल है। ये चीज़ है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये गुफ्तगू पसंद आ रही होगी और आपको जो थोड़ी सी मसले थोड़े से पेचीदा ज़रूर थे, लेकिन वो समझ आ गए होंगे। तो अभी हम और टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम आपको मज़ीद बताएंगे कि किस तरह आप टाइम को बढ़ाते जाएं और कंट्रोल करते जाएं। तो आप मेरी जो वीडियो है, मेरा चैनल है, उसे ज़रूर पसंद करें। मेरी वेबसाइट पे जाएं, इस पे कई आर्टिकल हैं, इन्हें आप देखें। वीडियोस भी और हैं, टेक्निक्स भी और हैं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।